हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 98। अपनी चाय खत्म करके गोलू और गुड्डू वहां से निकल जाते हैं। दोपहर तक दोनों लखनऊ पहुंचते हैं और गुड्डू अपने दोस्त से बात करके लोकेशन पर पहुंच जाता है। लड़कों से कहकर उसने आधे से ज्यादा अरेंजमेंट करवा दिया था। दोनों गेस्ट हाउस पहुंचे। नवीन ने गुड्डू और गोलू के लिए रूम बुक कर दिया था। दोनों वहां आए, अपना सामान रखा और फिर अरेंजमेंट देखने लगे। गोलू डेकोरेशन का काम देखने लगा और गुड्डू खाने का इंतजाम। शाम को सगाई का फंक्शन था और फिर 2 दिन बाद शादी। आज शाम के खाने में क्या क्या बनेगा, गुड्डू हलवाइयों को यही सब बता रहा था। दोपहर के खाने के वक्त सभी मेहमानों के खाना खाने के बाद गुड्डू और गोलू आकर बैठे और गोलू ने लड़के से खाना लगाने को कहा। उसी वक्त वहां एक खूबसूरत लड़की अपनी सहेलियों के साथ आई और गुड्डू के बगल में खाली पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गई। गुड्डू ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और बैठकर अपना फोन चेक करने लगा। उन लड़कियों में से एक थी वर्षा, जो कि बार बार बस गुड्डू को ही देखे जा रही थी। वर्षा चाहती थी कि गुड्डू एक बार तो उसकी तरफ देखे, पर गुड्डू ने नहीं देखा। लड़का खाना लेकर आया और 2 प्लेट गोलू और गुड्डू के सामने रख दी। गुड्डू का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए वर्षा ने वेटर से कहा, हे भैया, इधर खाना दोगे या खुद से लें? अरेंजमेंट किसने किया है यहाँ का? इतना बकवास। गोलू ने सुना तो उसे गुस्सा आया। वह जैसे ही उठने को हुआ, गुड्डू ने उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे रोक लिया और खुद उठा और दोनों प्लेट उठाकर वर्षा के सामने रख दी और कहा, आप लोग ये खा लीजिए, हम दूसरा ले लेते हैं। अरे नहीं, आप बैठिए ना, मैं दूसरा मंगवा लेती हूँ। वर्षा ने गुड्डू को नजदीक से देखते हुए कहा। आप लोग खाइए, हम दूसरी मंगवा लेंगे, गुड्डू ने सहजता से कहा। सो स्वीट, वर्षा ने कहा। इसमें स्वीट जैसा कुछ नहीं है, अरेंजमेंट हम ही ने किया है, तो हम खुद से ले लेंगे। कहते हुए गुड्डू ने गोलू को वहां से चलने का इशारा किया और दोनों वहां से चले गए। उनके जाते ही एक लड़की ने कहा, ए वर्षा, तुझे क्या जरूरत थी इतनी बकवास करने की? वो ला तो रहा था खाना। मुझे क्या पता था यार, ये सारा अरेंजमेंट इन लोगों ने किया है, वर्षा ने झेंपते हुए कहा। वो लड़का कितना अच्छा है यार, अपनी प्लेट यहाँ रखकर चला गया। कहते हुए लड़की ने सामने खड़े गुड्डू और गोलू को देखा, जो अपनी प्लेट में खाना खुद ले रहे थे। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है यार, वर्षा ने कहा। चल कोई नहीं, अभी खाना खा ले, बाद में सॉरी बोल देना, लड़की ने कहा। तो बाकी सब और वर्षा खाना खाने लगी। गोलू और गुड्डू ने खाना खाया और दोनों आराम करने अपने कमरे में चले आए। वर्षा गुड्डू को सॉरी बोलने के लिए ढूंढ रही थी, लेकिन वह नहीं मिला। थककर उसने खुद से कहा, शाम को सगाई में तो आएगा ही, तब बोल दूंगी। बनारस, उत्तर प्रदेश। दोपहर में प्रीति अपनी क्लास से वापस आई। शगुन ने उसके लिए खाना लगा दिया। प्रीति ने प्लेट हाथ में ली और टहलते हुए खाने लगी। खाते खाते प्रीति कहने लगी, दी पता है, आज क्लास में ना बहुत सुंदर साड़ी का डिजाइन बताया सबको। मैं सोच रही थी आपके बर्थडे पर ना आपको वही साड़ी गिफ्ट करूं। शगुन ने उदासी भरे स्वर में कहा। उसे ऐसे देखकर प्रीति ने कहा, दी मैं देख रही हूँ 2 दिन से आप और पापा कुछ उदास दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों मुझसे कुछ छिपा रहे हैं क्या? प्रीति का सवाल सुनकर शगुन ने हैरानी से उसकी ओर देखा और फिर कहा, नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू खाना खा, मैं अभी आई। खाना अच्छा बना है, प्रीति ने खाते हुए कहा। शगुन वहां से ऊपर चली आई। घर में इस वक्त सिर्फ प्रीति और शगुन ही थे। गुप्ता जी दूसरा मकान देखने के लिए गए हुए थे। रोहन अपनी जॉब पर गया हुआ था। प्रीति अभी खाना खा ही रही थी कि तभी उसकी नजर घर में दाखिल होते 3-4 लोगों पर पड़ी। प्रीति ने अपनी प्लेट रखी और किचन से बाहर आकर उन लोगों से कहा, ऐसे बिना बताए कहां घुसे चले आ रहे हो? हम लोग ये घर देखने आए हैं। उनमें से एक आदमी ने कहा, ये कोई म्यूजियम है जो देखने आए हो? चलो निकलो यहां से। प्रीति ने कहा, ये घर हमने खरीदा है पूरे 80 लाख में,
वहां खड़े उस रौबदार आदमी ने कहा। प्रीति ने सुना तो एक पल के लिए उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में गुस्सा तैर आया और उसने कहा, ये घर हम लोगों का है, ऐसे किससे खरीद लिया आपने? आदमी ने प्रीति की बात का जवाब नहीं दिया और पलटकर देखा तो उनके पीछे खड़े प्रीति के चाचा आगे आए और कहा, मैंने बेचा है। क्या? पर ये घर तो पापा का है, आप इसे कैसे बेच सकते हैं? प्रीति ने हैरानी से कहा। भाई साहब ने ये घर मेरे नाम कर दिया है, अब मैं इसे बेचूं या रखूं मेरी मर्जी, विनोद ने गर्व से कहा। प्रीति को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह उनके पास आई और कहा, पर चाचू आप ये घर बेच देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ले देकर ये घर ही तो बचा है उनके पास और आपने उनसे ये भी छीन लिया। एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा। कैसे भाई हैं आप? जबान संभाल के प्रीति, शगुन की शादी में भाई साहब को पूरे 10 लाख रुपए दिए थे मैंने। अब जब मुझे जरूरत पड़ी तो उन्होंने बहाना बना दिया कि पैसे नहीं है। मेरा भी घर है, परिवार है, अमन को मैं बाहर पढ़ने भेजना चाहता हूँ, ऐसे में पैसे तो चाहिए होंगे ना। भाई साहब शगुन की शादी में पहले ही सब लुटा चुके हैं और अब तो ये घर भी वो तुम्हारे नाम करने वाले थे। विनोद के शब्दों से अपने भाई के परिवार के लिए नफरत साफ झलक रही थी। प्रीति ने सुना तो गुस्से से कहा, मैं आपको ये घर नहीं बेचने दूंगी, समझे आप? मैं कोर्ट जाऊंगी। मेरे सीधे साधे पापा को फंसाकर आपने ये घर अपने नाम करवा लिया। आपको क्या लगता है मैं आप लोगों को ऐसे ही छोड़ दूंगी? प्रीति की आवाज सुनकर शगुन नीचे आई। उसने प्रीति का हाथ पकड़कर उसे ले जाते हुए कहा, प्रीति चलो यहाँ से। लेकिन दी देखो ना, चाचू क्या कर रहे हैं? ये इस घर को बेचने की बात कर रहे हैं। अगर ये घर बिक गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? दी रोको इन्हें, और अगर आप नहीं रोकोगे तो मैं रोकूंगी। कहते हुए प्रीति ने शगुन से अपना हाथ छुड़वाया और उन लोगों के पास आकर कहा, चलो निकलो यहाँ से। प्रीति, चाचा ने चिल्लाते हुए हवा में हाथ उठाया, लेकिन गनीमत था कि प्रीति को मारा नहीं। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग जमा होने लगे। शगुन ने देखा तो वह एक बार फिर प्रीति का हाथ पकड़कर साइड में ले आई और कहा, प्रीति ये पापा का फैसला है। पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं दी? ये हमारा घर है, इस घर में हमने बचपन गुजारा है, माँ की यादें जुड़ी है इस घर से, और आप कह रही हैं कि पापा ने इसे बेच दिया? आपने और पापा ने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? पैसे की जरूरत थी तो मुझसे कहा होता, मैं नौकरी करती, कुछ भी काम करके पैसे लाती, लेकिन ये घर नहीं बेचने देती। प्रीति ने रुआसा होकर कहा, शांत हो जाओ प्रीति प्लीज, पापा नहीं चाहते किसी तरह का कोई तमाशा हो। देखो सब देख रहे हैं, तुम अंदर चलो। शगुन ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा तो प्रीति ने हाथ झटकते हुए कहा, नहीं दी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं इस घर को बिकने नहीं दूंगी। क्या सिखाया था आपने मुझे कि जिंदगी में कभी गलत का साथ नहीं देना है, हमेशा हक के लिए लड़ना है, और आज आप कह रही हैं कि मैं चुप रहूं, इन लोगों से कुछ ना कहूं। वाह दी। प्रीति की आंखों में आंसू भर आए। शगुन के पास प्रीति के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह प्रीति के पास आई और कहा, मेरी बात सुनो प्रीति। प्रीति ने शगुन का हाथ झटका और कहा, मुझे नहीं सुनना दी, अगर आप कुछ करना चाहती ही हैं तो इन्हें रोकिए, वरना अपने असूलों को निकाल फेंकिए अपने दिमाग से। प्रीति। शगुन ने गुस्से में प्रीति पर हाथ उठा दिया और गुस्से में प्रीति वहां से चली गई। शगुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वह क्या करे। उसके पापा भी घर में नहीं थे और चाचा बेशर्मी पर उतर आए थे। उन्होंने उन तीनों आदमियों को घर दिखाया और फिर शगुन के पास आकर कहा, सुनो शगुन, तुम समझदार हो इसलिए तुमसे कह रहा हूँ, 2 दिन का टाइम है, उसके बाद ये लोग आकर इस घर में रहेंगे। तुम लोग चाहो तो घर ना मिलने तक मेरे घर में रह सकते हो। भाई साहब से मैं कह नहीं सकता, पर तुम तो समझ सकती हो ना, ये सब अमन के बाहर जाने के लिए पैसे दिए हैं इन लोगों ने। मुझे इन सब का काम करना ही होगा, ये मेरा फर्ज बनता है। आगे तुम समझदार हो। शगुन चुपचाप सब सुनती रही और गुस्से के घूंट गटकती रही। चाचा ने उन आदमियों की तरफ जाते हुए कहा, हाँ भाई साहब, घर पसंद आया ना, चलिए फिर डन कर लेते हैं। चाचा आदमियों के साथ वहां से चला गया। थके कदमों से शगुन दरवाजे की ओर आई और दरवाजा बंद कर दिया। उसे घर बिकने से ज्यादा दुख इस बात का था कि आज उसने प्रीति पर हाथ उठाया। शगुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने आंसू पोंछे और ऊपर कमरे में चली आई। प्रीति कमरे में खिड़की के पास उदास खड़ी थी।
उसकी आंखों से बहकर आंसू गालों पर आ रहे थे। आज उसकी दी ने उस पर हाथ उठाया, इसी बात का उसे बहुत दुख था। शगुन प्रीति के पास आई और कहने लगी, कुछ फैसले हमारे हाथ में नहीं होते हैं प्रीति। चाचा चाची हमारे साथ ऐसा करेंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। माँ के जाने के बाद पापा ने हमेशा हमारी हर ख्वाहिश पूरी की है, सब कुछ दिया है, किसी चीज की कमी नहीं रखी। आज अगर पापा ने ये घर छोड़ने का फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है प्रीति, लेकिन हर जगह हम अपने गुस्से का प्रदर्शन नहीं कर सकते। मैं पापा के खिलाफ जाकर उन्हें हर्ट करना नहीं चाहती। आई एम सॉरी, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम्हारा गुस्सा ज्यादा है, इसलिए मैंने और पापा ने तुम्हें ये सब नहीं बताया। दी, मुझे आपके थप्पड़ मारने का दुख नहीं है, पर आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। एक बार भी सोचा है इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रीति ने दर्द भरी आवाज के साथ कहा। ये सब मैं तुम दोनों के लिए कर रहा हूं बेटा, दरवाजे पर खड़े गुप्ता जी ने कहा। शगुन और प्रीति की नजर उन पर पड़ी। गुप्ता जी अंदर आए और प्रीति की आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे ये घर नहीं चाहिए बेटा, मुझे तुम दोनों की जरूरत है। तुम दोनों ही मेरी असली जायदाद हो, ये मकान नहीं। लेकिन पापा, आपने चाचा से क्यों कहा? क्यों नहीं? हम कोर्ट भी जा सकते हैं, प्रीति ने कहा। नहीं बेटा, अगर भाई होकर भाई से लड़ने कोर्ट गया तो दुनिया में लोगों का अपने भाइयों से भरोसा उठ जाएगा। ये सच है कि शगुन की शादी में मैंने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन उन्हें इस तरह वसूल करेगा सोचा नहीं था। खैर छोड़ो इन सब बातों को, मैंने नया घर देख लिया है, हम वहां चले जाएंगे। कहकर गुप्ता जी वहां से चले गए। शगुन उनकी आंखों में उतरे दर्द को देख पा रही थी। लखनऊ, उत्तर प्रदेश। शाम के सगाई के फंक्शन की सारी तैयारियां हो चुकी थी। गोलू ने डेकोरेशन काफी अच्छा किया था, जिसके लिए सब उसकी तारीफ कर रहे थे। पर जब गुड्डू ने गोलू की तारीफ की तो गोलू का दिल खुशी से भर गया। फंक्शन शुरू हो चुका था और मेहमान आने लगे थे। नवीन के होने वाले जीजा भी आ चुके थे। गोलू स्टाफ को बाकी काम समझा रहा था। गुड्डू दूसरी तरफ खड़ा सब देख रहा था कि तभी वर्षा वहां आई और कहा, हाय। नमस्ते, गुड्डू ने कहा। वो मैं आपसे सॉरी बोलने आई थी, दोपहर से आपको ढूंढ रही हूँ, लेकिन आप मिले ही नहीं, वर्षा ने कहा। पर सॉरी किस लिए? गुड्डू ने कहा। वो मैंने आपके अरेंजमेंट को बकवास कहा, पर ये बहुत अच्छा है, वर्षा ने कहा। गुड्डू जैसे ही जाने लगा, वर्षा ने रोककर कहा, मतलब आपने मुझे माफ नहीं किया? अरे इसमें माफी जैसा क्या है, ये सब तो हमारा काम है, और आपके घर वालों ने पैसे दिए हैं तो आपका हक है खमी निकालना। इट्स ओके, कहकर गुड्डू गोलू की तरफ चला गया। लेकिन वर्षा का दिल उसी ओर खिंचता जा रहा था। सगाई का फंक्शन शुरू होने लगा। लड़का लड़की ने एक दूसरे को रिंग पहनाई। फोटो सेशन के बाद डांस और खाना शुरू हो गया। कुछ लोग डांस देख रहे थे, कुछ खाना खा रहे थे। नवीन ने देखा गोलू और गुड्डू साइड में खड़े हैं तो वह उनके पास आया और दोनों को साथ ले जाकर डांस करने लगा। उन तीनों के अलावा वहां नवीन की घरवाली और कुछ लड़कियां भी थी। वर्षा तो बस गुड्डू को देखे जा रही थी। लड़कियों ने वर्षा का बुरा हाल देखा तो उसे भी डांस फ्लोर की ओर धक्का दे दिया। गुड्डू नाचने में मग्न, वर्षा भी उसके पास डांस करने लगी कि उसका पैर फिसला और वह गिरने को हुई। तो गुड्डू ने उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया और कहा, अरे ध्यान से। वर्षा तो बस गुड्डू की आंखों में जैसे खो ही गई। कुछ देर बाद गुड्डू वहां से चला गया। वर्षा को अच्छा नहीं लगा तो वह भी साइड में आ गई। उसकी कजिन ने उसके दिल का हाल समझ लिया और कहा, जा कह दे उसे अपने दिल की बात। वर्षा भी बातों में आ गई और टेबल पर पड़े गुलदस्ते में से एक फूल निकालकर गुड्डू के पीछे चली आई। गुड्डू फोन पर किसी से बात कर रहा था। वर्षा ने उसका कंधा थपथपाया। गुड्डू वर्षा की ओर पलटा तो उसने गुलाब गुड्डू की ओर कर दिया। ये सब क्या है? गुड्डू ने फोन काटते हुए कहा। देर हो इससे पहले कहना चाहती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। आई लव यू, वर्षा ने कहा। गुड्डू मुस्कुराया
और साइड में देखते हुए फिर वर्षा की ओर देखकर कहा, हमारी शक्ल देखकर सबको यही लगता है, पर सॉरी, हम ये नहीं ले सकते। पर क्यों? क्या हुआ? मैं अच्छी नहीं हूं क्या? वर्षा ने उदास होकर कहा, आप बहुत अच्छी हैं, पर हम शादीशुदा हैं और हम उनसे बहुत ही प्यार करते हैं, माफ कीजिएगा। कहकर गुड्डू वहां से चला गया और वर्षा वापस लौट आई। अगली सुबह गुड्डू ने अपना बैग उठाया और ले जाकर गाड़ी में रखा। ये देखकर गोलू ने कहा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? गोलू, हम बनारस जा रहे हैं। गुड्डू ने कहा, पर वो तो आप शादी के बाद जाने वाले थे ना, अब ऐसे अचानक सब ठीक तो है ना? गोलू को चिंता हुई। गोलू, कल रात हमसे किसी ने कहा था, देर हो उससे पहले अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। हम शगुन से अपने दिल की बात कहने जा रहे हैं, गुड्डू ने कहा। और जो शादी? गोलू ने पूछा। तब तक जे तुम संभाल लो, शाम तक वापस आ जाएंगे, गुड्डू ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। भैया, गोलू ने कहा। गुड्डू ने कहा। गोलू ने अपने होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट लाकर कहा, ऑल द बेस्ट। गुड्डू मुस्कुराया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 98। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।